Assalamualaikum students. Hope you all are doing well. This is Sir Maaz Riaz. तो आज का जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 है और टाइटल है स्टेशियोमेट्री और ये इसका लेक्चर नंबर 1 है। और इंशाल्लाह हम सर्टेन फ्रीक्वेंसी के बाद यानी कि 1 से 2 दिन का गैप लेकर सीक्वेंस में तमाम लेक्चर्स को हम अपलोड करते रहेंगे स्टेशियोमेट्री के। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि कोई भी नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिल सके। तो हम लोग जो है वो लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं जो कि बेसिक इंट्रोडक्शन है स्टेशियोमेट्री का। और ये पूरे इस लेक्चर के अंदर जो है आपकी बेसिक्स को बनाया जाएगा क्योंकि आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि स्टेशियोमेट्री जो है वो पूरा मैथमेटिक्स अप्रोच रखता है। इसमें 95% टू 98% न्यूमेरिकल्स ही हैं। ज़्यादा कोई थ्योरी वाला काम इसमें है नहीं। तो सबसे पहले इस लेक्चर नंबर 1 में आपकी बेसिक्स पर काम किया जाएगा, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करवाया जाएगा। क्योंकि आप लोग जो है इस चैप्टर को मैट्रिक केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़कर आ रहे होते हैं, तो आप लोगों का ये फर्स्ट चैप्टर जो है यानी बुक का तो चैप्टर नंबर 4 है, लेकिन जब भी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के कोर्स को स्टार्ट करवाया जाता है तो ये चैप्टर नंबर 1 ही अमूमन हर जगह पे होता है। तो इसको अभी हम स्टार्ट करते हैं और ये पूरा बेसिक जो है इंशाल्लाह आपसे अभी डिस्कस की जाएंगी। तो सबसे पहले स्टेशियोमेट्री की बेसिक डेफिनेशन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि स्टेशियोमेट्री बेसिकली है क्या। सबसे पहले जो वर्ड है स्टेशियोमेट्री, ये दो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है और वो दो ग्रीक वर्ड्स कौन से हैं? पहला ग्रीक वर्ड है स्टेशन जिसका मतलब है एलिमेंट और जो दूसरा ग्रीक वर्ड है वो है मेट्रॉन जिसका मतलब है मेजरमेंट। और अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा एलिमेंटल मेजरमेंट। अब अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो वो आपको बेहतर बेसिकली पता बताएगी कि स्टेशियोमेट्री है क्या, स्टेशियोमेट्री में हम करते क्या है। तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी आपके पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों मौजूद है। अगर आपको रिएक्टेंट की क्वांटिटी पता है या किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी पता है और उसकी क्वांटिटी की मदद से अगर आप किसी दूसरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट की क्वांटिटी निकाल लो तो वो एक मेथड से मुमकिन है और उस मेथड का नाम है स्टेशियोमेट्री। तो बेसिकली क्या मतलब हुआ कि स्टेशियोमेट्री एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम मेजरमेंट या कैलकुलेशन करते हैं कि अगर हमारे पास कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसमें अगर मुझे किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की क्वांटिटी पता है तो मैं किसी भी दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की क्वांटिटी को निकाल सकूं। दैट्स कॉल्ड स्टेशियोमेट्री। इसमें मतलब लाजमी बात क्या है कि केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना लाजमी है। अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो वहां पे हमारा तमाम काम खराब हो जाएगा। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जब भी हम स्टेशियोमेट्री लगा रहे होते हैं ना तो केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना जरूरी है। और यहाँ पर मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ क्वांटिटी का। क्वांटिटी जो है वो मास भी हो सकती है, क्वांटिटी वॉल्यूम भी हो सकती है, क्वांटिटी मोल भी हो सकती है और क्वांटिटी नंबर ऑफ पार्टिकल भी हो सकती है। तो अगर मुझे एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे दी जाती है उसमें किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की मुझे कोई भी क्वांटिटी दे दी जाती है और उसकी मदद से मैं किसी भी दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की क्वांटिटी निकाल लेता हूँ, दैट्स कॉल्ड स्टेशियोमेट्री। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। आप किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहां पे हमारा मेन मकसद क्या होता है? किसी भी केमिकल प्रोडक्ट को बनाना। अगर मुझे किसी भी केमिकल प्रोडक्ट को बनाना है तो ऑब्वियसली मेरा कोई ना कोई टारगेट होगा। फॉर एग्जांपल मुझे कोई सर्टेन अमाउंट बनानी होगी प्रोडक्ट की। अब उतने प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे कितना रिएक्टेंट रिक्वायर्ड होगा तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? उसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास जो टूल है वो क्या है? स्टेशियोमेट्री। तो स्टेशियोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये पूरा चैप्टर जो है मैथ्स पर बेस करता है यानी कि इसमें न्यूमेरिकल्स है। आप न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे होते हो। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम है, एज सच कुछ नहीं है। तो अभी फर्स्ट लेक्चर है तो फर्स्ट लेक्चर में अभी तक मैंने आपसे स्टेशियोमेट्री की बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया है और आगे जाके जो है हम मजीद आगे बढ़ेंगे और ये पूरा लेक्चर आपकी पूरी बेस बनाएगा जिसमें आपका एमसीक्यू वाला पार्ट भी हो जाएगा और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले जो प्री रैक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए वो तमाम तर इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर के अंदर मिल जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब स्टेशियोमेट्री को पढ़ने से पहले ना कुछ अजम्पशंस होती हैं। आप हमने कुछ बातों को अज्यूम कर लेना होता है तो वो अजम्पशंस क्या है? हम अजम्पशंस पे चलते हैं। अजम्पशंस की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहली अजम्पशन हमारे पास क्या है कि स्टेशियोमेट्री में जब हम कोई कैलकुलेशन कर रहे होंगे, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली वो थ्योरेटिकल है। अच्छा, एक होता है थ्योरेटिकल और एक होता है प्रैक्टिकल।
तो यहाँ पर जब हम स्टेशियोमेट्री पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर पीस ऑफ पेपर पे काम कर रहे हैं, हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं, हम कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिकल वर्क जो है वो थोड़ा ऑब्वियसली एक डिफरेंस है और एक थ्योरेटिकल में एक फर्क है। अब पहली असम्पशन क्या है कि कोई भी साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अब ये साइड रिएक्शन होता है क्या है? अब ये रियलिटी में तो होगा, उसको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन जब हम थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो हम अज्यूम कर लेंगे कि ये नहीं होगा। अब साइड रिएक्शन वाले पॉइंट को या असम्पशन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल इंक्लूड करी है। अब उस एग्जाम्पल को आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर एक मेन रिएक्शन है, इसमें आयरन का रिएक्शन हो रहा है HCl के साथ और FeCl2 यानी फेरस क्लोराइड बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस बन रही है। आप अज्यूम कर लो कि आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और आपने इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करना है और आपने जो है आयरन ले लिया 100 ग्राम, जो कि आपने मार्केट से खरीदा, और आपने मार्केट से खरीदने के बाद जो है वो एक दिन पहले किसी वेयर हाउस में रख दिया या किसी एक जगह पे रख दिया कि, और आपने सोचा कि मैं कल आके इंडस्ट्री में इस रिएक्शन को परफॉर्म करूंगा, और आपने जो मार्केट से आयरन की अमाउंट को खरीदा वो थी 100 ग्राम। अब होता यह है कि ओवरनाइट एक साइड रिएक्शन हो जाता है जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स से हो रहा है। हम सब जानते हैं कि हमारे एनवायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन गैस मौजूद है, तो आयरन मेटल जो है वो इस ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आयरन रस्ट बन जाएगा। सपोज करें कि इस 100 ग्राम में से 2 ग्राम आयरन जो है वो रिएक्ट कर जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं 100 ग्राम खरीद के लाया था अब वो 100 ग्राम नहीं है, अब वो 98 ग्राम है, जो कि मुझे तो लगेगा कि 100 ग्राम है। अब जब मैं थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करूंगा तो मैं इस 100 को 98 नहीं लूंगा, 100 को 100 ही लूंगा, यानी मैं साइड रिएक्शन को निग्लेक्ट कर दूंगा। लेकिन प्रैक्टिकली मैं इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकता, ऑब्वियसली वो फिर Fe का मास जो है वो कम हो चुका होगा। तो ये बात यहाँ से भी वाज़ेह होती है ना कि एक हमारे पास होती है प्रैक्टिकल यील्ड और एक होती है थ्योरेटिकल यील्ड। प्रैक्टिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड हमेशा याद रखिएगा कम होती है, थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज़्यादा होती है। क्योंकि प्रैक्टिकली हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते, जबकि थ्योरेटिकली हम यहाँ पर तमाम एनवायरमेंटल फैक्टर्स को इग्नोर कर लेंगे। यानी सिंपल अल्फाजों में ये मतलब है कि अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल है और उसमें रिएक्टेंट का जो भी मास लिखा हुआ है, आपने उसके पूरे मास का ही इस्तेमाल करना, खुद से अज्यूम नहीं करना कि भाई साइड रिएक्शन हुआ होगा तो कुछ मास कम हो गया। तो आपको क्या पता, थ्योरेटिकली आपको तो अंदाजा नहीं होगा ना कि कितना मास कम हुआ। तो आप सिंपली काम क्या करोगे कि आपके पास जो भी मेन रिएक्शन दिया हुआ है दैट्स इट, वही है, कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा। आप खुद से अज्यूम कर लोगे कि देयर इज नो साइड रिएक्शन। ये स्टोइचियोमेट्री की फर्स्ट अजम्पशन है। अगर हम सेकंड अजम्पशन की बात करें, सेकंड अजम्पशन हमारे पास ये कि तमाम तर रिएक्टेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कोई भी रिएक्टेंट का लॉस नहीं होगा, यानी जितना भी रिएक्टेंट था वो पूरा का पूरा जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि रियलिटी प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता, ऑब्वियसली वही तमाम बातें रिपीट होंगी कि ये सब तमाम कैलकुलेशन थ्योरेटिकल है और थ्योरेटिकली हम कुछ चीज़ों को अज्यूम कर लेंगे। तो सेकंड अजम्पशन हमारे पास ये रही। और अगर हम थर्ड अजम्पशन की बात करें कि तमाम के तमाम रिएक्शन यहाँ पे इरिवर्सिबल होंगे, मतलब अगर एक रिएक्शन है वो रिवर्सिबल भी है ना, तो जब हम स्टेशियोमेट्री उसके ऊपर अप्लाई कर रहे होंगे तो हम उसको अज्यूम कर लेंगे कि वो इरिवर्सिबल है, यानी कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका और प्रोडक्ट अब दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा। हालांकि रियलिटी में रिवर्सिबल रिएक्शन में होता ही है कि जैसे ही प्रोडक्ट बनना शुरू होता है वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाना शुरू हो जाता है, जो कि ये रियलिटी है। लेकिन अब हम जब थ्योरेटिकली करेंगे तो हम इसको अज्यूम कर लेंगे कि वो रिएक्शन इरिवर्सिबल ही है, यानी तमाम का तमाम रिएक्टेंट बस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, दैट्स इट, वहां पे रिएक्शन जो है वो रुक चुका है। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस का मतलब ये है कि ये हकीकत में ऐसा नहीं है, हम खुद अज्यूम कर लेंगे कि ऐसा हो रहा है और इस अजम्पशन को लेकर ही हम स्टेशियोमेट्री जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं और उसके जरिए हम मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक बात ऐड नहीं कही है कि स्टेशियोमेट्री में दो लॉज भी फॉलो हो रहे होते हैं, या स्टेशियोमेट्री दो लॉज पर बेस करता है। और वो दो लॉज कौन से हैं? एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है ना? तो इनको आप जो है वो नोट कर लिएगा, क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह के अंदर भी आपके पास ये एमसीक्यू आ सकते हैं और फेडरल बोर्ड का जो अपडेटेड करिकुलम है हो सकता है कि वो 50% एमसीक्यूज पर ही हो, तो एमसीक्यू वाला पार्ट आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो अभी हमने क्या 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 बातें कवर कर ली? हमने ये कवर कर लिया कि स्टेशियोमेट्री की बेसिक डेफिनेशन क्या है, बेसिकली इसमें हम करते क्या, और हमने अजम्पशंस को पढ़ लिया। तो कुछ बातों को मैं यहाँ पे दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ कि सबसे पहली चीज के बैलेंस केमिकल इक्वेशन का होना लाजमी है। आपके पास जब भी न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो उसमें 99.99% चांस है कि वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस की होगी, लेकिन एक बार आपने चेक कर लेना। तो सबसे पहली चीज कि आपके पास केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। उसके बाद हम अज्यूम कर लेंगे कि कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा। उसके बाद हम कर लेंगे कि तमाम का तमाम रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में मुकम्मल तौर पे कन्वर्ट हो जाएगा।
और तमाम के तमाम रिएक्शंस जो हम स्टेशियोमेट्री में पढ़ेंगे वो सारे के सारे इरिवर्सिबल होंगे। हकीकत में वो रिवर्सिबल होंगे, लेकिन हम अज्यूम कर लेंगे कि वो क्या है, इरिवर्सिबल है। तो यहाँ पर हमने स्टेशियोमेट्री का एक बेसिक इंट्रोडक्शन कवर कर लिया और हमने अजम्पशंस पढ़ ली। अब हम जो है वो आहिस्ता मूव करेंगे क्वांटिटीज पर। जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि क्वांटिटी जो है वो मोल भी हो सकती है, मास भी हो सकती है, वॉल्यूम भी हो सकती है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकती है। तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं और हम एक एक क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली क्वांटिटी जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं वो है मोल, और मोल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, ये रही इसकी बेसिक डेफिनेशन, और वो ये है कि एटॉमिक मास, जब एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास या फिर आयोनिक मास को किसी भी सब्सटेंस के एक्सप्रेस किया जाएगा ग्राम में तो वो मोल कहलाएगा या फिर वन मोल कहलाएगा। अच्छा, इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैं कुछ बातें आप लोगों से करूंगा कि आपको ये बेसिक डेफिनेशन समझ आ जाएगी। वैसे तो बहुत आसान है कि क्या कहा जा रहा है कि किसी भी सब्सटेंस के जब एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला मास को या फिर आयोनिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाएगा तो वो मोल कहलाएगा। अच्छा, एटॉमिक मास, एटम के केस में एटॉमिक मास होगा। अगर हमारे पास कोई कोवलेंट मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास लिखा जाएगा। अगर हमारे पास कोई आयोनिक क्रिस्टलाइन कंपाउंड होगा तो उसके लिए हम फार्मूला मास लिखेंगे। और अगर हमारे पास कोई एनाइन या कैटाइन होगा तो उसके लिए आयोनिक मास की टर्म इस्तेमाल की जाएगी। जब इन तमाम को हम जो है वो किसी भी सब्सटेंस का हम इन तमाम चीजों को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो मोल कहलाएगा। अब जरा इसको समझ लेते हैं। मोल का जो फार्मूला होता है सबसे बुनियादी, जो इस डेफिनेशन को भी हमें बड़ा इजीली एक्सप्लेन कर देगा, वो क्या होता है, जो कि आपने अपनी मैट्रिक क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा, वो होता है मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। और मोलर मास की जगह अगर कोई एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, अगर कोई क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड है तो फार्मूला मास, अगर कोई आयन है तो आयोनिक मास रखा जा सकता है। अब अगर इस फार्मूले में मैं मोल की जगह वन मोल पुट कर देता हूँ तो यानी होगा क्या कि मास इन ग्राम और डिनोमिनेटर में मोलर मास है, तो मोलर मास जो है वो इक्वल्स टू की उस साइड पे चले जाएगा और फार्मूला कुछ इस तरह से नजर आएगा, यानी एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास या फिर फार्मूला मास या फिर आयोनिक मास जस्ट बराबर है मास इन ग्राम्स के। यानी जब आप मास इन ग्राम्स निकाल रहे हो ना, तो फॉर एग्जाम्पल सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम के केस में आपने मोल की जगह पे वन मोल लिखा और फिर जो उसका मास इन ग्राम आएगा, जो एटॉमिक मास है वो 23 ग्राम्स आ जाएगा। यानी आपने एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करा तो ये वन मोल की बेसिकली डेफिनेशन बन गई, जो कि आपको फॉर्मूले में भी पुट करके समझ आ रहा होगा। मैं इस बार रिपीट कर देता हूँ, यानी फॉर्मूले में जब हम मोल की जगह पे वन मोल पुट करेंगे तो मास इन ग्राम्स और मोलर मास इक्वल हो जाएंगे। और मोलर मास की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एटॉमिक मास लिख सकते हो या मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हो या फिर फार्मूला मास या फिर आयोनिक मास, ये सब बराबर हो जाएंगे मास इन ग्राम्स के। यानी जब इन तमाम को मास इन ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जा रहा है तो ये वन मोल की डेफिनेशन बन गई। आपको मैं एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ जिससे आपको मजीद अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। और वो एग्जाम्पल ये है कि क्या एग्जाम्पल है कि अगर मेरे पास सोडियम का एक मोल है तो उसका एटॉमिक मास, या एटम है ना, इसको तो एटॉमिक मास जो है वो 23 ग्राम्स में इसको एक्सप्रेस कर दिया तो जस्ट ये वन मोल बन गया। ये एटम के लिए हो गया। और अगर मैं कोवलेंट मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ तो वन मोल अगर वाटर का है तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है उसको जब ग्राम्स में एक्सप्रेस किया गया 18 ग्राम, तो ये वन मोल इसके लिए भी बन गया। इसी तरह क्रिस्टलाइन कोई आयोनिक कंपाउंड है, वन मोल ऑफ NaCl, तो इसका जो फार्मूला मास है उसको जब ग्राम्स में एक्सप्रेस किया गया 58.5 आ गया, तो ये भी वन मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर सोडियम आयन है तो आयोनिक मास इसका 23 ग्राम्स है, तो ये वन मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी सिंपल है कि एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास या आयोनिक मास को जब मास इन ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाएगा तो सिंपल वो वन मोल कहलाएगा। और वन मोल वो कैसे कहला रहा है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ, विच इज वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है, आइए जरा देखते हैं। मोलर वॉल्यूम, और इसको डिनोट किया जाता है Vm से, और इसकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। और वो ये है कि वन मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और अगर मैं वैल्यूज की बात करूं तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में 0 होती है, और अगर केल्विन की बात करूं तो वो 273 होती है, और स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू है 180 एम। इस कंडीशन पर अगर कोई भी गैस है आइडियल गैस और इसका एक मोल है तो उसका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा वो होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब
और इसी को कहा जाता है मोलर वॉल्यूम। मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर कोई आइडियल गैस है और उसका 1 मोल है और मैंने कंडीशंस लगा दी हैं एसटीपी की, तो उसका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा वो होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसको मोलर वॉल्यूम कहा जाता है और इसको डिनोट किया जाता है वीएम से। तो सिंपल हमारे पास Vm की वैल्यू भी अगेन वही डेफिनेशन वाली यहाँ पर रिपीट कर दी गई है और ये किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम है जो कि एसटीपी पर वो गैस ऑक्यूपाई करती है। तो अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे 2 सवालात बन सकते हैं कि सर अगर 1 मोल के अलावा अगर कोई नंबर ऑफ मोल चेंज हो, और दूसरा सवाल ये बन सकता है कि अगर सर कंडीशन एसटीपी ना हो। दोनों सवाल बहुत ही वैलिड हैं और इन दोनों के जवाब क्या होंगे? सबसे पहला जवाब मैं आपका एसटीपी का दूंगा। वैसे तो देखें आपके फेडरल बोर्ड के एसएलओज में मेंशन कर दिया गया है कि एसटीपी ही होगा। आपके पास कोई न्यूमेरिकल ऐसा नहीं आना, फेडरल बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, सिंध बोर्ड की बात नहीं कर रहा, कि जिसमें कंडीशन अदर देन एसटीपी हो। आपके मैट्रिक में आरटीपी जरूर था, लेकिन वो मैट्रिक के एसएलओज हैं। अच्छा, आरटीपी होता क्या है? आरटीपी होता है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, और उस पे वॉल्यूम जो है वो 22.414 नहीं होता, वो 24 डेसीमीटर क्यूब होता है। वो खैर मैट्रिक गैसोलोस थे। अब हम फर्स्ट ईयर गैसोलोस पे बात करें तो यहाँ पर एसटीपी है, तो यहाँ पर एसटीपी ही होना है तमाम न्यूमेरिकल्स में। तो आप परेशान ना हो कि सर अदर देन एसटीपी होगा तो हम क्या करेंगे। एक बात की मैं श्योरिटी दे देता हूँ कि आपके पास एसटीपी ही आना है, अदर देन एसटीपी नहीं आना। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अदर देन एसटीपी आ जाता है और अदर देन आरटीपी आ जाता है, तो उस केस में हम जो है वो जनरल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं। खैर आपको इस पे गौर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके एसएलओस का पार्ट नहीं है, तो जस्ट आपके पास एसटीपी ही आएगा, ये पत्थर पे लगी रहे। तो ये वाला सवाल आपका यहाँ से कवर हो गया। हाँ, दूसरा सवाल ये है कि अगर सर 1 मोल के अलावा कोई और मोल आ जाए, यानी 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, तो उस केस में हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो उसके केस में अपडेटेड फॉर्मूला ये होगा, यानी जब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो आपने जस्ट क्या करना है, जो मोलर वॉल्यूम है उसको आपने मोल से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास n मोल्स हैं किसी भी गैस के एसटीपी पर, तो उसका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा वो n टाइम्स ऑफ वीएम हो जाएगा। अगर लेट सपोज मोल 1 ही है, जो कि डेफिनेशन दोबारा बन जाएगी, तो एग्जैक्टली वीएम आ जाएगा जो कि डेफिनेशन है। और अगर अदर देन 1 है तो आपने जो भी मोल आपको गिवन है आपने जस्ट उसको वीएम की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। अगर वो 2 हुआ तो 2 टाइम्स ऑफ वीएम हो जाएगा, अगर 3 हुआ तो 3 टाइम्स ऑफ वीएन हो जाएगा, अगर 0.5 हुआ तो हाफ टाइम्स ऑफ वीएम हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है वॉल्यूम को निकालने का, जो कि एसटीपी पर कोई भी गैस ऑक्यूपाई करेगी और उसका अगर मोल कुछ भी है, एन मोल है, तो आप ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और इसके कॉन्सेप्ट को मजीद समझने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी ऐड करी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। और वो एग्जाम्पल्स ये हैं कि आपके पास कोई भी गैस है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट लाइन में देखें तो हाइड्रोजन गैस, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड मीथेन, फोर्थ नाइट्रोजन। अब चूंकि तमाम गैसेस अलग है तो इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले अलग हैं, तो इनके मॉलिक्यूलर मासेस भी अलग हैं, जो कि स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहे हैं, 2, 32, 16 एंड 28। लेकिन इन तमाम गैसेस का मोल 1 है, तो इनका वॉल्यूम सेम होगा, विच इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो सिंपल दो कंडीशंस हैं, अगर कोई भी गैस है उसका 1 मोल है, कंडीशन एसटीपी है, तो उसका वॉल्यूम जो है वो लाजमी लाजमी 22.414 डेसीमीटर क्यूब ही होगा। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था, बहुत आसान सी क्वांटिटी थी मोलर वॉल्यूम। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ चलते हैं। तो हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी है जो कि लास्ट है, एवोगाड्रोस नंबर या और रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसी तरह का है जैसे कि जब कभी हम बनाना लेने जाते हैं फ्रूट वाले के पास, तो हम बनाना किस हिसाब से लेते हैं कि दर्जन के हिसाब से, और हम जानते हैं कि एक दर्जन के अंदर 12 केले आते हैं। अब इसी तरह एवोगाड्रोस नंबर का भी यही कॉन्सेप्ट है। वो क्या है, डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। डेफिनेशन आ चुकी है हमारी स्क्रीन के ऊपर। इट इज द नंबर ऑफ एटम्स, ये एटम्स की तादाद है, या फिर मॉलिक्यूल की तादाद है, या फिर फॉर्मूला यूनिट्स की तादाद है, या फिर ये आइंस की तादाद है जो कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में मौजूद होगा। मतलब आपके पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, उसका 1 मोल है, तो 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं वो एवोगाड्रोस नंबर है। और उसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू ये है कि कोई भी सब्सटेंस है उसका 1 मोल है, उसमें जो पार्टिकल्स की तादाद होगी वो क्या होगी, उसको Na से रिप्रेजेंट किया जाएगा और वो होगी 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है ना। अच्छा, पार्टिकल्स एक जनरल टर्म है। ठीक है, अब पार्टिकल फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम सब्सटेंस है, तो सोडियम के अंदर पार्टिकल्स की तादाद को मैं नंबर ऑफ एटम्स कहूंगा।
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सब्सटेंस जो है वो कोई कोवलेंट मॉलिक्यूल है, तो उसमें मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का नाम दे दूंगा। अगर कोई क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड है तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कहलाएगा। अगर कोई कैटाइन एनाइन है तो उसमें एक मोल सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स मौजूद होंगे उनको नंबर ऑफ आइंस कहेंगे। तो सेम सवाल यहाँ भी आ सकते हैं कि अगर एक मोल के अलावा अगर कोई मोल हो, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5 या 0.5 या 0.25 मोल हो किसी भी सब्सटेंस का, तो उसमें कितने पार्टिकल होंगे। तो उसके लिए आपने जस्ट क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का ये वाला फॉर्मूला लगा देना जो कि सेकंड आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, कि आपने जस्ट एवोगाड्रोस नंबर यानी 6.02 एक्सपोनेंट 23 की वैल्यू को n से मल्टीप्लाई कर देना। अगर n जो है वो 1 है यानी 1 मोल है तो डायरेक्ट वही एवोगाड्रोस नंबर आ जाएगा, और अगर जो भी हमारे पास मोल है तो वो उसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर ऑफ मोल 2 है तो 2 टाइम्स ऑफ n हो जाएगा, 3 है तो 3 टाइम्स ऑफ n हो जाएगा, और अगर 0.5 है तो 0.5 टाइम्स ऑफ n हो जाएगा। तो ये किसी भी सब्सटेंस का एक मोल के अंदर मौजूद पार्टिकल्स की तादाद को इस तरह से निकाला जाता है। और इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जाम्पल भी आप लोगों को दे देता हूँ। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर ये कि अगर मेरे पास सोडियम सब्सटेंस है, अगर इसका एक मोल है और उसके अंदर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना चाह रहा हूँ, तो पार्टिकल की तादाद चूंकि एक मोल है तो वही आ जाएगी 6.02 एक्सपोनेंट 23। लेकिन सोडियम एक एटम है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह पे हम नंबर ऑफ एटम्स लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास H2O एक सब्सटेंस है और उसका एक मोल है, तो उसमें चूंकि ये कोवलेंट मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, कोवलेंट मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करेंगे। अब इसी तरह सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका एक मोल है तो इसमें नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट वही एवोगाड्रोस नंबर वही आ जाएगा। और अगर मेरे पास सोडियम आयन है तो इसमें नंबर ऑफ आइंस होंगे, एक मोल है तो वही आ जाएंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23। यानी किसी भी सब्सटेंस का एक मोल है, एक मोल के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स की तादाद एवोगाड्रोस नंबर और उसकी वैल्यू है 6.02 एक्सपोनेंट 23। और पार्टिकल एक जनरल टर्म है, पार्टिकल कैन बी एटम्स, पार्टिकल कैन बी मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल कैन बी फार्मूला यूनिट्स, पार्टिकल कैन बी आइंस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एवोगाड्रोस नंबर या फिर रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा और उससे रिलेटेड फार्मूले भी समझ आ गए होंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था स्टेशियोमेट्री का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से स्टेशियोमेट्री के तमाम तर लेक्चर्स अपलोड हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे स्टेशियोमेट्री का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।